वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपना एमसीक्यू का सीरीज़, जो कि हमने स्टार्ट किया था। ग्रामीण विकास की योजनाओं पे हम सीरीज़ चला रहे थे, तो इसमें हम देखने वाले हैं आज के इस सेशन में बहुत सारे यहाँ पे एमसीक्यू मतलब यहाँ पे मैंने इन्वॉल्व किया है, जैसे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का, अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना का, और फिर सामाजिक अंकेक्षण के बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 70 क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, और सेशन अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से क्वेश्चन है ये। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रारंभ कब से हुआ है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रारंभ जो होने का डेट है ये मई 2015 से हुआ है। कब हुआ है? मई 2015 से। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है, देखो यहाँ पे सुरक्षा वर्ड आ गया है, तो सुरक्षा किसको चाहिए? सुरक्षा जो है जितनी माई है, मतलब माई मतलब जितनी लेडीज हैं, जितनी गर्ल्स हैं, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। मई 2015 से सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत आवेदक की आयु क्या होती है? मतलब कितने से कितने मध्य की इसकी आयु होती है? तो 18 से 70 वर्ष तक के जो होते हैं, इसमें वर्ग के जो भी आयु वाले जो यहाँ पे होंगे, वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के संबंध में हितग्राही को प्राप्त सहायता राशि के संबंध में सही क्या है? तो इस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जो भी हितग्राही को सहायता राशि मिलती है, उसके संबंध में यहाँ पे सही क्या क्या है ये बताना है। तो योजना अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। स्थायी अपंगता हो जाती है तो 2 लाख रुपए, तो ये दोनों जो है सही है। और अस्थायी होता है अपंगता तो 75,000, और सामान्य मृत्यु पर 1 लाख, ये दोनों ऑप्शन जो है गलत हो जाते हैं। सही कौन सा है? योजना अंतर्गत जो भी दुर्घटना में मृत्यु होती है जिसकी भी, तो 2 लाख रुपए इसके तहत मिलेगा। और स्थायी अपंगता मतलब टोटली डिसेबल हो जाते हैं तो 2 लाख रुपए मिलेगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक प्रीमियम की राशि क्या है? तो यहाँ पे जो वार्षिक प्रीमियम राशि जो है यहाँ पे कितनी यहाँ पे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिना देखे आप इसको बता सकते हैं, 20 रुपये जो है इसकी वार्षिक प्रीमियम राशि है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनमें से सत्य कथन का चुनाव कीजिए। अब यहाँ पे जो भी सही है उसको हमको बताना है। तो यहाँ पे हम इसको पढ़ लेते हैं। इस योजना के तहत जो भी सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इस योजना के तहत पात्र हितग्राही की आयु जो होती है ये कितने से कितने बीच होनी चाहिए? 18 से 59 नहीं, ये 70 वर्ष की होनी चाहिए, तो ये गलत हो जाता है। इस योजना के तहत पंजीकृत हितग्राही के बैंक खाते में सालाना 20 रुपये का प्रीमियम स्थानांतरित किया जाता है। हाँ, और योजना अंतर्गत दुर्घटना, मृत्यु या स्थायी अपंगता पर 2 लाख रुपए की सहायता राशि दे होगी। तो 1, 3 और 4 जो है यहाँ पे सही हो जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं बी ऑप्शन 1, 3 और 4। नेक्स्ट है, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग। आम आदमी बीमा योजना जो है कब आया? ये 2 अक्टूबर 2007 को आया। आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर 2007 को आया, क्योंकि जो महात्मा गांधी थे वो हमेशा आम आदमियों को लेके साथ साथ चलते थे, इसलिए ये अक्टूबर में आया, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन, और 2007 क्योंकि साथ साथ लेके चलते थे। वहीं अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना जो है, ये जो है आया है, कब आया है? तो ये आया है 25 दिसंबर 2012 को। 25 दिसंबर 2012 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सुरक्षा किसको चाहिए? माई को चाहिए, तो माई जो है मई 2015, 8 मई 2015 इसका सही हो जाएगा। वहीं जीवन ज्योति योजना जो है ये 9 मई को, एक दिन के बाद जो है जीवन ज्योति योजना आई। उस सबसे पहले सुरक्षा बीमा, पहले क्या किया गया? सुरक्षा दिया गया, उसके बाद जीवन ज्योति बीमा योजना लाया गया। ठीक है, तो इससे सही हो जाता है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना जो है इसके अंतर्गत व्यक्ति हेतु प्रीमियम राशि के संबंध में सही क्या है? तो यहाँ पे जो प्रीमियम राशि कितनी दी जाती है? तो यहाँ पे प्रीमियम राशि प्रतिवर्ष 200 रुपये शासन द्वारा निर्वहन किया जाता है, और जो है प्रीमियम राशि राज्य एवं केंद्र शासन द्वारा जो है 50-50 रेशियो में दिया जाता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना का प्रारंभ जो है अभी जस्ट हमने देखा, ये 25 दिसंबर 2013 को हुआ है। नेक्स्ट है, अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना के अंतर्गत जो भी आवेदक होंगे उनकी आयु कितनी होनी चाहिए? मतलब कितने से कितने वर्ग के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 से 59 तक के।
नेक्स्ट है अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना की पात्रता में संबंध में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है। इसमें जो खेतीहर मजदूर पात्र होंगे बिल्कुल सही है। 2.5 एकड़ या उससे कम कृषि योग्य भूमि धारण करने वाले ग्रामीण कृषक पात्र होंगे, ये भी सही है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन क्या दिया है देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन दिया है यहाँ पे 2.5 एकड़ से अधिक, तो ये तो मान्य नहीं होंगे। 2.5 एकड़ या उससे कम वाले जो होंगे ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं और खेतीहर मजदूर जो हैं ये पात्र होंगे। केंद्र या राज्य शासन द्वारा संचालित अन्य बीमा योजना के हितग्राही भी पात्र होंगे, तो ये नहीं, उन लोग पात्र नहीं हो सकते। तो इससे हमको समझ आ गया आंसर बी जो है इसका सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना में बीमित व्यक्ति के नॉमिनी को मिलने वाली सहायता राशि के प्रावधानों को कूट के आधार पर सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे सही कथन कौन सा है। सामान्य मृत्यु पर 30,000 रुपये दिया जाता है, बिल्कुल सही। दुर्घटना में आंशिक अपंगता हो जाती है तो 37,500 दिया जाता है। वहीं दुर्घटना में पूर्ण तरह से डिसेबल हो गए तो यहाँ पे 75,000 और मृत्यु हो गई तो भी 75,000। तो इससे क्या हो जाता है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना के तहत बीमित सदस्यों के बीच बच्चे जो कि कक्षा 9वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ते हैं, प्रति परिवार 2 विद्यार्थी को प्रति माह कितनी छात्रवृत्ति की प्रावधान की गई है। तो इसके तहत जो छात्रवृत्ति यहाँ पे दी जाती है वो 100 रुपये दी जाती है। कितनी, 100 रुपये जो है 9वीं से कक्षा 12वीं तक जो भी बच्चे पढ़ते होंगे, लगभग उस घर में 2 बच्चे ऐसे हैं जो 9वीं से 12वीं तक के कक्षा में हैं, तो उनको 100 रुपये जो है यहाँ पे प्रति माह छात्रवृत्ति दिया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विवरण किस प्रकार के बीमा योजना को संदर्भित करती है। यह योजना जो है 25 दिसंबर 2013 को स्टार्ट हुई है। तो ये जो है ये यहाँ से ही समझ आ गया कि ये अटल खेतीहर मजदूर बीमा है। यह एक जो बीपीएल खेतीहर मजदूरों को 100% निःशुल्क बीमा सुविधा प्रदान करती है, बिल्कुल सही। इस योजना में पात्र व्यक्ति 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु वर्ष जो है निर्धारित की गई है। तो यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी गलत लिखी गई हैं। यहाँ पे सॉरी ये सही लिखी गई है 18 to 59। एक्चुअली मेरे को उसका याद आ रहा था 18 to 59 जो है ये किसका है, अटल खेतीहर मजदूर का। लेकिन हमने अभी जस्ट प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना देखा, उसमें जो है आवेदक कितने से कितने वर्ष तक यहाँ पे आवेदन कर सकता है, तो 18 से लेकर 70 वर्ष तक। इसका बिल्कुल सही है 18 to 59। तो यहाँ पे जो है ये सारा जो स्टेटमेंट दे रहा है ये किसके लिए है, अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना के पात्र कौन है। तो 2.5 एकड़ या उससे कम जो जिनके पास कृषि के लिए भूमि है वो यहाँ पे मतलब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल सही। वहीं जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष, बिल्कुल सही। और जो परिवार बीपीएल श्रेणी परिवार का हो वो, ठीक है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना के तहत देय प्रीमियम राशि के संबंध में सत्य क्या है। तो यहाँ पे जो राशि दी जाती है इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति प्रीमियम 200 रुपये सालाना के दर से देय होता है, बिल्कुल सही है। पात्र व्यक्ति को प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ता है, हाँ ये भी सही है। यहाँ पे प्रीमियम का जो भुगतान है केंद्र एवं राज्य के अंशदान से होता है और राज्य एवं केंद्र का अंशदान जो है 60:40। तो ये 4th ऑप्शन गलत हो जाता है, बाकी सही है यहाँ पे। तो इससे मतलब समझ आ गया बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। इस योजना के हितग्राही केवल वही व्यक्ति होंगे जो केंद्र या राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी अन्य बीमा योजना में लाभ नहीं ले रहे होंगे, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट है इस योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति के परिवार के अधिकतम 2 बच्चों को 9वीं से कक्षा 12वीं तक जो पढ़ते हैं उसमें 150 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दिया जाएगा, नहीं। इस योजना के अंतर्गत कितना है, 100 रुपये है। इस योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर नॉमिनी को 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, नहीं ये भी गलत है। इस योजना का लाभ न केवल बीपीएल अपितु एपीएल श्रेणी के लोग भी ले पाएंगे, नहीं ये भी गलत है। तो यहाँ से समझ आ गया ऑप्शन ए बस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सामाजिक अंकेक्षण का क्वेश्चन नंबर 1 है सीईओ जनपद पंचायत योजनाओं के क्रियान्वयन संबंध सभी जानकारियां कितने दिवस पूर्व सामाजिक अंकेक्षण दल को भेजा जाता है। तो कितने दिवस पहले यहाँ पे भेजा जाता है, 7 दिन पहले। सामाजिक अंकेक्षण जो है यहाँ पे सीईओ जनपद पंचायत जो भी जैसे कि सामाजिक अंकेक्षण होने वाला है
अब सामाजिक अंकेक्षण होने वाला है तो जो भी सीईओ है, जनपद पंचायत का सीईओ है, वो योजना के क्रियान्वयन हेतु, मतलब योजना के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम होगा, जो भी क्रियान्वयन होगा, उसके लिए जानकारी चाहिए रहती है। तो ये सोशल ऑडिटर्स को कितने दिन पहले जो है यहाँ पे दल को भेजता है, तो सोशल ऑडिटर जो इनका ग्रुप होता है, इनको 7 दिन पहले ये भेज देता है। यहाँ पे सामाजिक अंकेक्षण का मैंने बहुत सारा क्वेश्चन अच्छे से कलेक्शन रखा है, इतना भी आप पढ़ लिए तो आप सामाजिक अंकेक्षण से कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक अंकेक्षण संबंधी सारणी पर निर्णय कौन लेता है। तो जो भी सामाजिक अंकेक्षण संबंध यहाँ पे उस पर निर्णय कौन लेता है, तो यहाँ पे सामाजिक अंकेक्षण का एक इकाई बैठाया जाता है। ठीक है, जिसको कि हम ग्रुप कहते हैं, गवर्निंग बॉडी कहते हैं। ठीक है, ये बैठाया जाता है, यही जो है निर्णय लेती है। नेक्स्ट है ब्लॉक स्तर पर पंचायतों को कुल कितने क्लस्टरों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पे ब्लॉक स्तर में 4 से 6 जो है इस ब्लॉक स्तर में जो है क्लस्टर में बांटा जा सकता है। ब्लॉक स्तर में मतलब 3-4 गांव को मिला के एक क्लस्टर बना के 4 से 6 ऐसी क्लस्टर बना के यहाँ पे बांटा जा सकता है। नेक्स्ट है सुसंगत अभिलेखों के लिए आवेदन सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा कितने दिवस पूर्व प्रस्तुत किया जाता है। तो सुसंगत अभिलेखों के लिए आवेदन सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा कितने दिवस पूर्व प्रस्तुत किया जाता है। तो ये 15 दिवस पूर्व जो है यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है, 15 दिन पहले जो है यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट है सुसंगत अभिलेखों के लिए आवेदन सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो ये प्रस्तुत किसके सामने करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जनपद पंचायत का जो सीईओ होता है उसके सामने इसको प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ तक हो गया 5th क्वेश्चन, एक्चुअली यहाँ पे 6 कट गया है, 6 क्वेश्चन रह गया है। तो यहाँ पे आवेदन प्राप्ति के पश्चात सीईओ कितने दिवस के भीतर सुसंगत अभिलेखों की पूर्ति करता है। तो यहाँ पे आवेदन प्राप्ति के पश्चात सीईओ जो है कितने दिवस के भीतर जो है सुसंगत अभिलेखों की पूर्ति करता है। तो यहाँ पे 7 दिवस के भीतर जो है यहाँ पे सारी चीज़ों को पूर्ति करता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अंकेक्षण इकाई का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका अध्यक्ष जो होता है यहाँ पे मुख्य सचिव को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इस नियम के किस धारा के तहत सरपंचों को सामाजिक अंकेक्षण की जानकारी देने हेतु कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। तो कौन से धारा में ऐसा बताया गया है कि जो भी सरपंचों को सामाजिक अंकेक्षण की अगर जानकारी देना है तो उसके लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। इस कार्यशाला का आयोजन करते हैं और ये कौन सी धारा में विस्तार से बताया गया है। तो ये बताया गया है धारा 8 में। धारा 8 में बताया गया है कार्यशाला के बारे में, कार्यशाला में जहाँ पे सामाजिक अंकेक्षण की जानकारी सरपंचों को दी जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के दौरान निम्न में से कौन सा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे जो प्रस्तुत नहीं किया जाता वो है ग्राम सभा का बजट, इसमें प्रस्तुत नहीं करते। बाकी मजदूर के भुगतान राशि का सत्यापन, बिल वाउचर का सत्यापन, रोकड़ पंजी का सत्यापन, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। नेक्स्ट है धारा 9 का विषय क्या है। तो धारा 9 में जो है ये बताया गया है कि सामाजिक अंकेक्षण जो भी ग्राम सभा से रिलेटेड है ये जो है धारा 9 में बताया गया है। नेक्स्ट है निकासी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये करता है जिला कार्यक्रम समन्वयक। निकासी बैठक किसको कहेंगे, जब सामाजिक अंकेक्षण जो है ये कंप्लीट होता है तो एक निकासी बैठक रखा जाता है, उस निकासी बैठक की अध्यक्षता जो है जिला कार्यक्रम समन्वयक करता है। नेक्स्ट निकासी बैठक में निम्न में से क्या आयोजित नहीं किया जाता है। तो निकासी बैठक में निम्न में से क्या आयोजित नहीं किया जाता है। तो पूर्व सामाजिक अंकेक्षण का रिपोर्ट ये किया जाता है। वर्तमान सामाजिक अंकेक्षण का निष्कर्ष ये भी किया जाता है। पदाधिकारियों द्वारा निधि का दुरुपयोग पर पुनः भुगतान ये भी किया जाता है। तो यहाँ पे क्या नहीं किया जाता है पूछा है, तो इसमें तो सारी चीज़ें की जाती है। पूर्व सामाजिक अंकेक्षण का रिपोर्ट भी दिया जाता है, वर्तमान सामाजिक अंकेक्षण का निष्कर्ष भी दिया जाता है, पदाधिकारियों द्वारा निधि का दुरुपयोग पर पुनः भुगतान भी किया जाता है। तो यहाँ पे जो है इनमें से कोई नहीं, आंसर शायद सही हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं, हाँ डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 तो हमने कर लिया, 12 भी कर लिया, 13 भी कर लिया। 14th क्वेश्चन है सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्यवाही की जिम्मेदारी नहीं होती। तो सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्यवाही की जिम्मेदारी नहीं होती है। तो यहाँ पे कौन जो होता है, तो कलेक्टर की जिम्मेदारी यहाँ पे नहीं होती है। नेक्स्ट है सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में प्रशासन की भूमिका का उल्लेख किस धारा में है। तो सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में प्रशासन की भूमिका का उल्लेख जो है ये बताया गया है हमारे धारा 12 में। किसमें, धारा 12 में बताया गया है सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में जो भी प्रशासन की क्या भूमिका होती है। ठीक है, प्रशासनिक लेवल पे उनकी भूमिका क्या होती है, उनका रोल प्ले क्या होता है
यहाँ पे, तो ये बताया गया है धारा 12 में। तो ये सही है कि नहीं देख लेते हैं। हाँ, धारा 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है निकासी बैठक के तारीख से 15 दिनों के भीतर सामाजिक अंकेक्षण की रिपोर्ट में उपदर्शित कार्यवाही करने का दायित्व है। तो इसका दायित्व किसका है? जैसे कि निकासी बैठक के तारीख से, जो भी निकासी बैठक हुआ उससे लेके, मतलब जो खत्म हुआ उसके बैठक से लेके 15 दिन के भीतर जो भी सामाजिक अंकेक्षण में रिपोर्ट आया है उसका उपदर्शित कार्यवाही करने का दायित्व किसका होता है? तो ये दायित्व होता है जिला कार्यक्रम समन्वयक का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। सामाजिक अंकेक्षण दल के लिए आचार संहिता का उल्लेख किस धारा में है? तो सामाजिक अंकेक्षण दल के लिए आचार संहिता का उल्लेख जो है ये धारा बताया गया है धारा 13 में। सामाजिक अंकेक्षण के लिए जो भी आचार संहिता लगाया जाता है वो बताया गया है धारा 13 में। नेक्स्ट समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण का उल्लेख किस धारा में है? तो समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण का उल्लेख जो है ये धारा 14 में है। समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण का उल्लेख जो है धारा 14 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के लिए बजट का उल्लेख किस धारा में है? तो सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के लिए जो भी बजट यहाँ पे बनाया जाता है उसका उल्लेख बताया गया है धारा 15 में। किस धारा में? धारा 15 में। आचार संहिता में क्या शामिल नहीं होता? तो आचार संहिता में यहाँ पे क्या शामिल नहीं है? वित्तीय एवं गैर वित्तीय लाभ कार्यान्वयन एजेंसी से स्वीकार करना, ग्राम में गरिमा के साथ सामाजिक अंकेक्षण के दौरान मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना। तो ये जो है ये दोनों तो शामिल है इसमें, ये जो है फर्स्ट वाला बस शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के लिए बजट किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के लिए जो बजट कौन से मंत्रालय जारी करता है? तो यहाँ पे ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के लिए मंत्रालय जो है बजट जारी करता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 जो है किस अधिनियम के तहत बनाया गया है? तो छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम जो है 2015 ये बनाया गया है मनरेगा अधिनियम, क्योंकि मनरेगा में ही जो है ये थोड़ा इसमें प्रॉब्लम हुआ था, तो मनरेगा के तहत ही इसको लाया गया था। तो सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 जो है मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत लाया गया था। नेक्स्ट है सीईओ क्लस्टर स्तरीय बैठक में निम्न में से किसे नहीं बुलाया जाता है? तो सीईओ क्लस्टर स्तरीय बैठक में निम्न में से किसे नहीं बुलाया जाता? तो इसमें जो है डाकघर एवं बैंक पदाधिकारी को नहीं बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से सामाजिक अंकेक्षण दल में शामिल नहीं है। तो सामाजिक अंकेक्षण दल में कौन शामिल नहीं होता है? तो वरिष्ठ सामाजिक अंकेक्षण तो इसमें शामिल होते हैं, कनिष्ठ सामाजिक अंकेक्षण भी, ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षण भी। तो सीईओ जो है बस इस सामाजिक अंकेक्षण दल में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में शामिल कौन नहीं है? ग्राम सभा में समुदायों के बीच अधिकारी या पात्र को वंचित रखना। ये जो है जो भी ग्राम सभा में समुदायों के बीच अधिकारी या पात्र को वंचित रखना जो है ये जो है इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है बाकी इसमें मजदूरों के वेतन का सत्यापन करना, अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, कार्यों की गुणवत्ता का निरीक्षण करना, ये सारी चीज़ें इसमें सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 तक हो गया। 26 क्या कहता है? सामाजिक अंकेक्षण सर्वे के समाप्ति के पश्चात सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो सामाजिक अंकेक्षण सर्वे के समाप्ति के बाद जो है पश्चात सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है सामाजिक अंकेक्षण दल के द्वारा। नेक्स्ट है सभी क्लस्टरों में निकासी बैठक के सुगम आयोजन हेतु व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होंगे। तो सभी क्लस्टरों में निकासी बैठकों के सुगम आयोजन हेतु व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी कौन होंगे? तो इसमें जो उत्तरदायित्व होता है किनका होता है? जिला कार्यक्रम समन्वयक का होता है। नेक्स्ट है सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों और आदेश जिसे अध्यक्षता करने वाले अधिकारी द्वारा पारित किया गया हो कितने दिवस के भीतर प्रेषित किया जाता है? तो यहाँ पे आपको पेश करना है। तो जो सामाजिक अंकेक्षण के द्वारा आदेश या फिर निष्कर्ष निकला गया है जिसे अध्यक्षता करने वाले अधिकारी द्वारा पारित किया गया हो, जैसे जो अध्यक्षता कर रहा हो उसके द्वारा ये पारित किया गया हो, तो इसको कितने दिवस के भीतर जो है पेश कर दिया जाता है? तो इसको पेश किया जाता है 3 दिन के भीतर। कितने? 3 दिन के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों और आदेश जिसे अध्यक्षता करने वाले अधिकारी द्वारा पारित किया गया हो किसे प्रेषित किया जाता है? तो यहाँ पे पेश किसको किया जाता है? जिला कार्यक्रम समन्वयक को।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, मैं ये बोल के बता देती हूँ ताकि आप लोग का अपना इसमें रिवीजन कर सकें। 30 क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण 2015 के संबंध में सही नहीं है। तो इसमें सबसे पहले लिखा है इसमें कुल 15 धाराएं हैं, बिल्कुल सही। 10 नवंबर 2015 को लागू हुआ है, हाँ। इसमें इसका विस्तार मात्र आदिवासी क्षेत्रों में नहीं, ये गलत हो जाता है। इसे मनरेगा अधिनियम 2005 के लाया गया है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन गलत हो जाता है। नेक्स्ट है मनरेगा अधिनियम के किस धारा में सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान किया गया है। तो मनरेगा अधिनियम का जो है कौन से धारा में सामाजिक अंकेक्षण के बारे में बताया गया है। तो मनरेगा अधिनियम के जो है धारा 17 के तहत जो है सामाजिक अंकेक्षण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत सामाजिक संपरीक्षा करने का अधिकार किसको दिया गया है। तो मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत जो है सामाजिक संपरीक्षा करने का अधिकार जो है ग्राम सभा को दिया गया है, क्योंकि इसमें ग्राम सभा लोअर लेवल लोगों से ही यहाँ पे सामाजिक संपरीक्षा या सामाजिक अंकेक्षण जो है करने का अधिकार इनको दिया गया है। नेक्स्ट है सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में राज्य शासन ने किस वर्ष नियम का निर्माण किया था। तो सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में राज्य शासन ने किस वर्ष नियम का निर्माण किया था। तो सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में राज्य शासन ने जो है नियम का निर्माण ये 2015 में किया था। कब किया था? 2015 में। छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 में कुल धाराएं की संख्या कितनी है। तो इस सामाजिक अंकेक्षण में कितनी धाराएं हैं ये तो हमने देख लिया, धारा 15। इसी से आपको धीरे धीरे क्वेश्चन जैसे रिवाइज करते जाएंगे, मैं जो बोलते जा रही हूँ उसको सुने और रिवाइज करते जाएं, एकदम ईजी वे में आपको जितने भी आंसर्स हैं वो याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक अंकेक्षण अधिनियम 2015 कब प्रवृत्त हुआ। तो ये इसका जो डेट कब है कि इसमें जो है थोड़ा इसमें प्रवृत्त मतलब चेंजेस लाया गया। तो ये जो है लाया गया 10/11/2015, ठीक है, 10/11/2015, 10 नवंबर 2015 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। इस नियम की धारा 1 में वर्णन है। तो इसमें तो धारा 1 में सारी चीज़ें प्रारंभिक जो है एक में जो है धारा 1 में जो है प्रारंभिक के बारे में बताया गया। नेक्स्ट है इस नियम की धारा 2 में क्या वर्णन है। तो धारा 2 में जो है सारी परिभाषाएं दी रहती है। सबसे पहले प्रारंभिक धारा 1 में बताया रहता है, फिर धारा 2 में परिभाषा जो है उसके बारे में डेफिनेशंस धारा 2 में दिया रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। नियम के प्रावधान अनुसार ब्लॉक जनपद पंचायत में शामिल है। तो यहाँ पे कौन शामिल होगा। तो यहाँ पे सामाजिक विकास क्षेत्र भी और आदिवासी विभाग क्षेत्र भी। तो इसमें जो है दोनों यहाँ पे दोनों क्षेत्र ही यहाँ पे शामिल होते हैं। क्लस्टर से क्या अभिप्रेत है। मतलब क्लस्टर का मतलब क्या होता है, ग्राम पंचायत का समूह होता है। जिला कार्यक्रम समन्वयक जो है किसे कहते हैं। तो इसमें जो है कलेक्टर को कहते हैं। जिला कार्यक्रम समन्वयक जो है एक तरीके से किसको कहते हैं, कलेक्टर को कहते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक अंकेक्षण संसाधन आधार का उल्लेख किया गया है। तो सामाजिक अंकेक्षण संसाधन आधार का उल्लेख कौन से धारा में किया गया है। तो ये धारा 3 में सामाजिक अंकेक्षण संसाधन आधार का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है सामाजिक अंकेक्षण पूर्व अपेक्षाएं का उल्लेख किस में किया गया है। तो सामाजिक अंकेक्षण पूर्व अपेक्षाएं का उल्लेख जो है धारा 4 में किया गया है। तो इसे आप धारा को लिखते जाएं और याद करते जाएं। धारा 4 में क्या किया गया है, सामाजिक अंकेक्षण पूर्व अपेक्षाएं का उल्लेख किया गया है। वहीं कार्य अवधि के बारे में किस में बताया गया है। तो कार्य अवधि के बारे में धारा 8 में बताया गया। आपको पूरा 8 काम करना है, तो 8 काम कौन कौन सा करना है, धारा 8 में बताया गया है। नेक्स्ट है अधिनियम की किस धारा में सुसंगत शासकीय अभिलेखों के लिए आवेदन प्रस्तुतिकरण का उल्लेख किया गया है। तो कौन सा अधिनियम मतलब इस अधिनियम के तहत कौन सी धारा में जो है सुसंगत अभिलेखों के लिए आवेदन प्रस्तुतिकरण का उल्लेख किया गया है। तो ये किया गया है धारा 6 में। धारा 6 में इसका किया गया है उल्लेख। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। मनरेगा अधिनियम 2005 के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ग्राम सभा द्वारा जो भी नियुक्त अधिकारी होता है यहाँ पे वही करेगा। मतलब ग्राम सभा के द्वारा जो भी चुना जाएगा, जो भी मनोनीत सदस्य होगा वही इसका क्या करेगा, ग्राम सभा की अध्यक्षता करेगा। किसमें, सामाजिक अंकेक्षण में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। पंचायत को सामाजिक अंकेक्षण की जानकारी का उल्लेख किस धारा में किया गया है। तो पंचायतों का जो सामाजिक अंकेक्षण की जानकारी का उल्लेख जो है धारा 7 में बताया गया है। तो पंचायतों का जो है सामाजिक अंकेक्षण की जानकारी का उल्लेख जो है ये कौन से धारा में है, धारा 7 में। ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया का वर्णन, जो भी प्रक्रिया होती है सामाजिक अंकेक्षण का कैसा क्या प्रक्रिया है, तो ग्राम पंचायत में कैसी प्रक्रिया होगी सामाजिक अंकेक्षण का,
ये धारा 8 में बताया गया है। धारा 8 में 8 तरीके से वर्णन किया गया है। तो सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया जो है धारा 8 में बताई गई है। नेक्स्ट है सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा का उल्लेख किस धारा में है? तो सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा का उल्लेख जो है धारा 9 में बताया गया है। धारा 9 में ग्राम सभा का उल्लेख जो है इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है क्लस्टर स्तरीय निकासी बैठक का उल्लेख। निकासी बैठक का उल्लेख जो है धारा 10 में बताया गया है। निकासी बैठक का जो है क्लस्टर स्तरीय निकासी बैठक का उल्लेख धारा 10 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 है अधिनियम की किस धारा में अनुवर्ती कार्यवाही का उल्लेख है? तो अधिनियम की किस धारा में अनुवर्ती कार्यवाही का उल्लेख है? तो यहाँ पे धारा 11 में बताया गया है। जो भी कार्यवाही होगी उसका उल्लेख जो है धारा 11 में बताया गया है। नेक्स्ट है सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में प्रशासन की भूमिका का उल्लेख किस धारा में? तो जो भी प्रशासन की क्या भूमिका होती है सामाजिक अंकेक्षण में, इसका उल्लेख जो है धारा 12 में बताया गया है। कौन से? धारा 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 सामाजिक अंकेक्षण में मजदूरों को क्या लाभ होता है? तो सामाजिक अंकेक्षण में जो है मजदूरों को लाभ होता है आगामी कार्यों की जानकारी, कार्यों का जो है उचित मूल्यांकन, शासकीय सेवाओं व सुविधाओं की जानकारी, ये चारों के चारों यहाँ पे उनको इससे पता चलता है। तो सामाजिक अंकेक्षण में मजदूरों को ये चारों जो है यहाँ पे मतलब तीनों जो है इसका लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 सामाजिक अंकेक्षण हेतु गठित दल का कार्यकाल क्या होगा? तो सामाजिक अंकेक्षण हेतु गठित दल का कार्यकाल जो होता है यहाँ पे एक ही सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया में मतलब एक बार ही वो बनता है, फिर उसके बाद दूसरे बार दूसरे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 कार्य से संबंधित सूचनाएं किस स्थान पर उपलब्ध होती हैं? तो कार्य से संबंधित जो भी सूचनाएं होती हैं ये उपलब्ध कराया जाता है कार्यस्थल पे ही, कहीं पे भी नहीं कराया जाता, ना कि जनपद पंचायत में, ना कि जिला पंचायत में। जो उनके द्वारा कार्यस्थल बनाया जाता है वहीं पे ये कार्य की जो भी संबंधित सूचनाएं होती हैं ये दी जाती हैं। नेक्स्ट है राज्य में सामाजिक अंकेक्षण जांच दल के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राज्य में सामाजिक अंकेक्षण जांच दल के जो सदस्य होते हैं ये न्यूनतम जो होता है 5 होता है और अधिकतम जो है 7 हो सकते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक अंकेक्षण में निर्णय का प्रमुख आधार है। सामाजिक अंकेक्षण में निर्णय का प्रमुख आधार जो होता है ये बहुमत के हिसाब से होता है, बहुमत जो कहेगी वही होगा। नेक्स्ट है मनरेगा अधिनियम 2005 के प्रावधान के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण एक वर्ष में कितने बार? तो ये 2 बार होता है, एक साल में मतलब 2 बार होता है 6 महीने में। नेक्स्ट है मनरेगा अधिनियम 2005 जो है इसके अंतर्गत किस अवधि के पूर्व जो है सामाजिक अंकेक्षण कराए जाने की सूचना देना अनिवार्य है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 7 दिवस पूर्व। तो 7 दिवस पूर्व बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 17 के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण करने का अधिकार किसे है? तो मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 17 के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण करने का अधिकार किसे है? तो इसका अधिकार जो है ग्राम सभा को है। किसको है? ग्राम सभा को है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 मनरेगा अधिनियम 2005 के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण में शामिल विषय है। तो मनरेगा अधिनियम 2005 के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण में शामिल विषय कौन कौन सा है? पारदर्शिता बनाए रखना, एजेंसी द्वारा निष्पादित कार्यों की क्रियान्वयन की प्रक्रिया, ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों की निगरानी व मूल्यांकन करना। तो यहाँ पे तीनों के तीनों बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण कराने हेतु उत्तरदायी होता है। तो मनरेगा के अंतर्गत जो भी सामाजिक अंकेक्षण कराने हेतु उत्तरदायी कौन यहाँ पे उत्तरदायी होता है? तो मनरेगा के अंतर्गत जो भी सामाजिक अंकेक्षण कराएगा इसका उत्तरदायित्व किसका होता है? सरपंच सचिव और रोजगार सहायक का। सरपंच सचिव और रोजगार सहायक का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 की धारा 2 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किनकी परिभाषा दी गई है? तो यहाँ पे धारा 2 में किसकी किसकी परिभाषा बताई गई है? ब्लॉक और जनपद पंचायत की परिभाषा, ठीक है। और फिर सीईओ के बारे में भी, क्लस्टर के बारे में, जिला कार्यक्रम समन्वयक के बारे में, सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे पांचों के पांचों बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 की धारा 2 के अंतर्गत वर्णित जिला कार्यक्रम समन्वयक से अभिप्रेत है। तो छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 की धारा 2 के अंतर्गत जो भी वर्णित जिला कार्यक्रम समन्वयक से अभिप्रेत क्या होगा? तो जिला कलेक्टर को। जिला कार्यक्रम समन्वयक मैंने बताया कि कलेक्टर को ही कहा जाता है एक तरीके से।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 की धारा 4 के अंतर्गत वर्णित सामाजिक अंकेक्षण पूर्व अपेक्षा में शामिल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह प्रक्रिया राज्य में मनरेगा योजना के क्रियान्वयन से एक स्वतंत्र प्रक्रिया होगी एवं क्रियान्वयन एजेंसी कभी भी इसके निष्पादन में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। नेक्स्ट है सीईओ जनपद पंचायत योजनाओं के सभी क्रियान्वयन एजेंसियों की अपेक्षित जानकारी सामाजिक अंकेक्षण आरंभ होने से कम 7 दिन पूर्व उनको देना होता है। बिल्कुल सही। पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण करने वाला अंकेक्षण प्रदातागण संबंधित पंचायत के निवासी नहीं होंगे। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे सभी के सभी बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 की धारा 7 के अंतर्गत सीईओ जनपद पंचायत निम्नलिखित में से किन्हें निकासी बैठक में उपस्थित रहने हेतु लिखित में सूचित करेंगे। तो इसमें बताया गया है कि निकासी बैठक में अगर उपस्थित होना है तो उसके लिए यहाँ पे किसको उपस्थित रहना यहाँ पे ज़रूरी है। तो यहाँ पे जनप्रतिनिधियों को, तो ये बिल्कुल सही है। मनरेगा योजना से संबंधित पदाधिकारियों को भी सही है। संबंधित डाकघर बैंक के प्रतिनिधि को, तो तीनों के तीनों बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। सामाजिक अंकेक्षण के कार्य अवधि के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे असत्य बताना है। तो सामाजिक अंकेक्षण की कार्य अवधि के संबंध में प्रावधान छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 की धारा 6 में किया गया है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। मैच द फॉलोइंग, इसका आंसर हमको बताना है। तो धारा 7 में क्या बताया गया है, धारा 7 में बताया गया है, धारा 7 में यहाँ पे बताया गया है पंचायतों को सामाजिक अंकेक्षण की जानकारी देना। तो धारा 7 का क्या हो जाएगा, सामाजिक अंकेक्षण। यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें बी ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 9 में बताया गया है, धारा 9 में बताया गया है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण का आयोजन। ए का ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, बी का ऑप्शन जो है यहाँ पे 1 हो जाएगा। बी जो है ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण का आयोजन जो है ये धारा 9 में बताया गया। वहीं धारा 13 में बताया गया है, धारा 13 में यहाँ पे बताया गया है कि सामाजिक अंकेक्षण दल के लिए संहिता, और वहीं डी ऑप्शन, डी का जो हो जाएगा धारा 15 का सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के लिए बजट जो है इसमें बताया गया। तो इसके हिसाब से हमारा बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाता है। डी का 2 यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाता है 67 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 की धारा 6 के अंतर्गत वर्णित प्रावधानों के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है। तो असत्य बताना है। यहाँ पे अंकेक्षण प्रारंभ होने से कम 15 दिन पूर्व अंकेक्षण दल द्वारा विहित रूप में योजना की जानकारी जो है हेतु सीईओ जनपद पंचायत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। बिल्कुल सही है ये। अंकेक्षण दल को निःशुल्क उपलब्ध कराए गए अभिलेखों में शामिल होगा ग्राम सभा का अनुमोदन, भुगतान, माप पुस्तिका, मास्टर रोल की प्रतियां, ये भी सही है। नेक्स्ट है सीईओ जनपद पंचायत आवेदन की प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर अपेक्षित जानकारियां उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल सही। ग्राम पंचायत द्वारा सामाजिक अंकेक्षण दल की अपेक्षा के अनुरूप ग्राम सभा का आयोजन करेंगे। तो ये जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इससे हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है, मतलब ये जो है विकल्प असत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। सामाजिक अंकेक्षण में ग्राम पंचायत की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन जो है यहाँ पे सत्य है। तो यहाँ पे सत्य क्या हो जाता है, ग्राम सभा में समुदाय के बीच जो है अधिकारी और पात्र एवं सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के बारे में जागरूकता फैलाना। बिल्कुल सही, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही। ग्राम सभा में सभी अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना तथा उपस्थित सभी लोगों को जानकारी प्रदान करना। बिल्कुल सही। थर्ड ऑप्शन है वित्तीय रिपोर्टों की प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता के लिए कैश बुक, बैंक विवरण एवं अन्य वित्तीय अभिलेखों का। तो यहाँ पे तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो इससे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया की पराकाष्ठा के रूप में आयोजित निकासी बैठक में भाग लेने के लिए सीईओ जिला पंचायत के द्वारा निम्नलिखित में से किन्हें आमंत्रित किया जाएगा। तो इसमें जो आमंत्रित किया जाता है यहाँ पे हो जाएगा जनप्रतिनिधियों को, स्वतंत्र पर्यवेक्षक को, उसके बाद संबंधित पदाधिकारियों को, मीडिया को और मजदूरों के प्रतिनिधियों को। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इन सभी को इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 की धारा 14 में शामिल प्रावधान क्या है। तो यहाँ पे ग्राम में सामाजिक अंकेक्षण की समाप्ति के बाद
यहाँ पे क्या लिखा है, सामाजिक अंकेक्षण एवं अन्य मजदूरों स्वयं के द्वारा माह में एक बार समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण का निष्पादन कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। ग्राम सभा में खुद से 1 महीने के अंतर्गत यहाँ पे सामाजिक अंकेक्षण का कार्यक्रम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में प्रस्तुत रिपोर्ट अभिलेख का एक हिस्सा होंगे और क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा जवाब दिया जाएगा, बिल्कुल सही, ये भी सही हो जाएगा। सीईओ जनपद पंचायत द्वारा मासिक बैठक में समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण के सभी निष्कर्षों पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 1, 2, 3 यहाँ पे तीनों के तीनों ए बी सी डी में डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निकासी बैठक के सामाजिक निष्कर्षों और आदेश जिसे अध्यक्षता करने वाले अधिकारी द्वारा पारित किया गया हो उसको डैश के भीतर जिला कार्यक्रम समन्वयक आयुक्त मनरेगा योजना को भेजा जाएगा। तो कितने दिवस के भीतर जो है ये निकासी बैठक के सामाजिक निष्कर्ष जो भी निकलेंगे, उसका जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसको कितने दिवस के भीतर भेजा जाता है, तो ये 3 दिवस के भीतर जो है ये सारी चीज़ें हो जाती है, हमने देखा था इससे पहले। नेक्स्ट है, अनुवर्ती कार्यवाही के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे सत्य क्या हो जाएगा, सामाजिक अंकेक्षण के दौरान या उसकी रिपोर्ट में कोई विषय जिससे अधिनियम का उल्लंघन हो तो वह मनरेगा अधिनियम की धारा 19 के तहत स्वयं की शिकायत के रूप में दर्ज हो जाएगी, बिल्कुल। डीपीसी का दायित्व होगा कि वह 15 दिवस के भीतर जो है उपदर्शित व्यक्तियों पर कार्यवाही करेगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राशि का गबन करने वाले दोषी व्यक्ति पर पुनः भुगतान करने में विफल होने पर राजस्व वसूली अधिनियम जो है 1958 के तहत कार्यवाही की जाएगी। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 74, सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के लिए बजट के संबंध में सत्य क्या है, तो यहाँ पे सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के तहत जो भी बजट रखा जाता है उसके संबंध में सही बताना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रदत्त मनरेगा योजना की प्रशासनिक लागत का 6% जो है यहाँ पे सामाजिक अंकेक्षण में किया जाता है, बिल्कुल सही। यह निधि मनरेगा योजना के अंतर्गत वार्षिक व्यय में कम से कम 0.5 से 1% तक आवंटित की जाएगी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, सामाजिक अंकेक्षण निधि का उपयोग मनरेगा योजना के सामाजिक अंकेक्षण के निष्पादन के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे सी भी बिल्कुल सही है, मतलब थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, ऐसा कोई ऑप्शन दिया है, हाँ डी वाला। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 75, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण एवं ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षण निम्नलिखित में से किस आचार संहिता का अनुपालन करेंगे, तो किस आचार संहिता का अनुपालन करेंगे, वे अपने कार्य में निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा के उच्च मानक प्रदर्शित करेंगे, सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के दौरान किसी भी मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे, तो ये दोनों तो बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है, वित्तीय एवं गैर वित्तीय लाभ कार्यान्वयन एजेंसी से स्वीकार नहीं करेंगे, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, अंकेक्षण के दौरान न वे केवल मनरेगा मजदूरों के निवास में अथवा शासकीय भवन में ही ठहरेंगे, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पे क्या कहता है, सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के दायित्वों के संबंध में कौन सा विकल्प जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे गलत जो है सी ऑप्शन दिया गया है, आवंटित ब्लॉकों में सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभाओं में उपस्थित होने के लिए स्वतंत्र पर्यवेक्षकों के रूप में अधिकारियों का चयन करना, ये जो है यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्यवाही का उत्तरदायित्व किनका होगा, तो इसमें जो है उत्तरदायित्व किनका होता है, तो ये यहाँ पे जो सही हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा, मतलब डीपीसी और जिला कार्यक्रम समन्वयक भी कह सकते हैं, आयुक्त मनरेगा योजना, तो यहाँ पे 1 और 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, इसमें पूछा गया है सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में जिला कार्यान्वयन समन्वयक सीईओ जिला पंचायतों के दायित्व में संबंध में कौन सा विकल्प गलत है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बिल्कुल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर नहीं आप लोग बता पाएंगे तो मैं इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने रख दूंगी, ठीक है, आप लोगों को बता दूंगी। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षकों को और मजदूरों के प्रतिनिधियों के साथ पाक्षिक
बैठकें आयोजित करना एवं प्रशासन की कार्यवाही के संबंध में उन्हें सूचित करना। नेक्स्ट बी ऑप्शन है, सभी क्लस्टर में निकासी बैठकों के आयोजन हेतु व्यवस्था करने के लिए ये उत्तरदायित्व होते हैं। तो यहाँ पे तो मुझे आंसर इजीली समझ आ गया है कि कौन सा यहाँ पे गलत है पढ़ते ही। तो आप लोगों को अगर समझ आ गया होगा तो यहाँ पे ज़रूर आंसर बताएंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।